दोस्तों, जब भी कोई अपराधी अपराध करने जाता है तो उससे पहले एक खतरनाक प्लान ज़रूर बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने खतरनाक प्लान को अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इस प्लान के बाद अपनी जो ज़िंदगी है बड़े ऐसो आराम से निकल पाएगी। लेकिन सेम होता कुछ उल्टा है। कहाँ भी गया है कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका जो पति होता है हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी में ही ना माना ग्वालटोली अब कस्बा पड़ता है। वहीं के रहने वाले एहसान हैदर होते हैं। उनकी अपनी बेगम होती है अलीसा हैदर के टोटल एक ही अपना बेटा होता है जिसका नाम सानू होता है। लेकिन एहसान हैदर का एक अपना खुद का दूसरे इलाके मकबरा मोहल्ले में एक 4 मंजिला मकान होता है, जिसमें पहले और दूसरे मंजिल में 3 कमरे होते हैं, और उन कमरों में पूरे परिवार सहित 3 किराएदार रहते हैं, और तीसरे और चौथे में 2 ही लड़के किराएदार के तौर पर रहते हैं। लेकिन उसी में ही अलीसा हैदर का एक अपना छोटा भाई अब जीशान हैदर भी रहता है। जीशान हैदर जो होता है पास एक इलेक्ट्रिशियन कंपनी होता है, उसी में जाकर मौके पर मेहनत मजदूरी करता है। एहसान हैदर का जो होता है अपने ही जीजा एहसान हैदर के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन जो भी काम पड़ता इधर अलीसा अपने छोटे भाई के जरिए है उस काम को निपटा जरूर लिया करती थी। लेकिन इसी बीच सानू के मौके पर पैर ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इधर अलीसा अपने छोटे भाई से जिद करती है बार बार, इधर जो होता खुद जीशान अब उसके लिए बात मानने के लिए हामी भर लेता है। और तभी ठीक जो होता है 31 दिसंबर का दिन पड़ता है, वही शाम का ही लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। इधर अलीसा सोचने लग जाती है कि अभी तक हमारा अपना छोटा भाई जीशान जो होता है अब अपने ही भांजे अब सानू के पैर की ड्रेसिंग कराने के लिए अब ना आया। यही सब सोच साझ कर उसी वक्त अलीसा जो होती है अपना फ़ोन निकालती है अपने छोटे भाई के मोबाइल पर। मौके पर जैसे ही फ़ोन मिलाती है तो पता चलता है कि अब इधर जो होता है जीशान हैदर का मोबाइल मौके पर बंद बता देता है। लगभग आधे घंटे बीत जाती है, दोबारा कॉल करती है तब भी बंद बता देता है। बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है बुलाने के बावजूद भी अभी तक इधर जीशान अपने भांजे के ड्रेसिंग पैर कराने के लिए ना आया। ये सब सोच साझ कर लगभग उसी वक्त इधर उधर पूछताछ करने के लिए अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं, लेकिन जीशान के बारे में तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि शाम का 5 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, और जब टाइम हो जाता है तब भी जीशान लौट के नहीं आता। अब इधर खुद अलीसा सोचने लग जाती कि हो सकता है कहीं अब बाहर गया हुआ हो, तो हो सकता है 2 घंटे बाद वापस ज़रूर आ जाएगा। लेकिन इधर 2 घंटे भी वेट करती है, लेकिन तब भी अब जीशान अपने भांजे के पैर ड्रेसिंग करने के लिए वापस ना आता है। अब इधर अलीसा उसी वक्त अपने पड़ोसी के पास जाती है, क्योंकि अलीसा के अपने जो पति होते हैं एहसान अब मौके पर अहमदाबाद कुछ अर्जेंट काम के लिए गए हुए थे। और इधर अलीसा के मकान में ना कोई बुजुर्ग होता है ना कोई बूढ़ा होता है कि उसके साथ जाकर अपनी बात शेयर कर सके। तभी अलीसा अब पड़ोस में जाती है। अब पड़ोस में जाने के बाद जो होता है समीर के पास जाकर हर बात की जानकारी देती है। कहने लग जाती कि तुम हमारे नाम अब दूसरे मकान में चले जाओ, और वहाँ तीसरे फ्लोर पे हमारे भाई के पास जाओ और उससे कहो बड़ी जल्दी पहुँचे।
और यह बात जैसे ही अब समीर खुद आलिशा के द्वारा सुनता है तो पड़ोसी होने के नाते समीर बात मान लेता है और मकबरे मोहल्ले में पहुंच जाता है और जीने के सहारे जो होता है पहली मंजिल और दूसरी मंजिल तो चढ़ जाता है, लेकिन जैसे तीसरी मंजिल पर जाता है देखता है सामने जो कमरा है अब उस कमरे में ताला लटका हुआ है और करीब जाता है। जाने के बाद जो होता है उसके नाक में बड़ी तेज से गन आ जाती। अब समीर के मन में आशंकाएं हो जाती हैं कि बस करो, इस कमरे में किसी ना किसी व्यक्ति की डेड बॉडी जरूर पड़ी हुई है, क्योंकि अंदर वैसे ही प्रभास डाल रही होती है। इधर समीर जो था उसी वक्त उल्टे पैर जो था नीचे आता है। अब किराएदार से पूछताछ करता है। अब जाकर किराएदार जो होते हैं जीशान के बारे में कुछ बताने से इनकार कर जाते हैं और तुरंत का तुरंत जो होता है अब जीशान की अपनी बड़ी बहन आलिशा के पास आता है। अब शंकावश जानकारी देते हुए कहने लग जाता है कि हम तो तुम्हारे छोटे भाई जीशान के कमरे के पास गए हुए थे, लेकिन वहाँ तो ताला लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही और करीब जाते हैं तो हमारे नाकों में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी की बड़ी तेज गंध आ रही थी। अब इस बात की जानकारी जब आलिशा पाती है तो उसके मन में तुरंत हलचलें मच जाती है। वह भी काफ़ी आशंकाओं से अब घिर जाती है। इसी आशंकाओं को दूर करने के लिए तुरंत आलिशा अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के पास जाती है। कहने लग जाती है कि इस समय तो हमारे घर में ना हमारे पति हैं, ना हमारे घर में कोई अपना कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। हम चाहते हैं तुम दोनों जो होता है अब समीर के साथ मकबरा हमारे मकान में चले जाओ और वहाँ इस समय जीशान के कमरे पर जो ताला लटक रहा है उस ताले के जाकर अपने हाथे से तोड़ो और अंदर जाओ, देखो क्या माजरा है। अब जैसे दोनों लड़के इधर जाकर अब खुद आलिशा की बात को सुनते हैं, बात मान लेते हैं और समीर दोनों लड़कों को साथ लेता है और लेने के बाद ठीक मकबरा के ही उसी समय आलिशा के अब कमरे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब तीसरे मंजिल पे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि सही में ताला लटका हुआ है। उस ताले को समीर जो था अपने साथियों के साथ मौके पर तोड़ता, लेकिन जैसे घर के अंदर जाता है देखता है कि इधर जो होता है एक गोदामनुमा कमरा है। उसी कमरे में जिसाद हुसैन का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ और सड़न गड़न की अवस्था में वहाँ पड़ा होता है। अब इस तरह का नज़ारा समीर उल्टे पैर जो होता है और पहुँचता है आलिशा के पास। आलिशा को सारी बात की जानकारी देता है। आलिशा जैसे खबर पाती अपने छोटे भाई जिसाद के बारे में तो वही जो होती दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती है और दहाड़े मारते हुए पैदल ही अपने दूसरे मकान की तरफ बढ़ पड़ती है। और तभी इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले वालों को लग जाता। अब मोहल्ले वालों के द्वारा इसकी खबर जाकर ग्वाला टोली थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी अब मोहम्मद अशरफ होते हैं और जैसे ही खबर पाते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को दे देते हैं और फोरेंसिक टीमों को दे देते हैं। अपने दल पर टीम को लेते हैं मोहम्मद अशरफ और लेकर ठीक होता है और मकबरा के मोहल्ले में पहुँचते हैं। और जैसे ही इधर घुसते हैं खुद आलिशा के मकान में तीसरी मंजिल पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि सही में गलियारा नुमा जो होता है गोदामनुमा में इधर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। वह जीशान का होता है। बॉडी पर काफ़ी गहरे गहरे घाव भी होते हैं, लेकिन एक सरिया होता है। वह सरिया जो होता है जीशान के सीने पर बुरी तरह से ठोका गया होता है। काफ़ी जगह उसी सरिया के गहरे गहरे निशान होते हैं। पुलिस की टीम जब देखती है तो मामले को बड़ी संज्ञान से लेती है और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं उन थाना प्रभारी के द्वारा जो होता है सुरक्षा की मांग किया जाता है और काफ़ी घंटे लग जाते हैं। वहाँ काफ़ी पुलिसकर्मी पहुँच जाते हैं, तौ तरीके से घेराव डाल देते हैं, सुरक्षा में पूरे इलाके को कर लेते हैं और तौर तरीके से घटना के जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है जीशान हैदर का डेड बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट है पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है। वहाँ पर थाना प्रभारी मोहम्मद अशरफ जब देखते हैं तो आप भी समझ जाते हैं जो मामला सीधा का सीधा ऐसा लग रहा है कि प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसी मामले को सुलझाने के लिए अब लग जाती है और इसी वक्त इसकी जो सूचना होता है जिसाद के अपने बड़े भाई इरफान को दे देती है और इरफान जैसी खबर पाता अपने परिवार को लेकर उसी वक्त अपने ही मकान में पहुंचता है और जैसे ही देखता है कि अपने छोटे भाई के हश्र को तो उसके परिवार वाले जो होते हैं वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर हाईलाइट सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम उन किराएदारों से वहाँ अहम से जानकारी के लिए कुछ पूछताछ कर लेती है और पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त इरफान को अपने साथ थाने ले जाती है और इरफान के तहरीर पर वहाँ के थाना प्रभारी और मोहम्मद अशरफ जो होते हैं धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब दोबारा जीशान के उसी कमरे पर पहुंचती है जिस कमरे पर मौके पर कई सालों से अपना ठिकाना बनाया हुआ था।
पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ कमरे पर रह रहे किराएदारों से पूछताछ करती है, कहीं जीशान का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है या किसी से उसके झगड़े तकरार तो नहीं हुए हैं। पुलिस की टीम जब पूछताछ कर लेती है तब भी कुछ जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए बड़े अधिकारी की मदद ले लेती है, अपने हिसाब से इस केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब इरफान से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इरफान जो होता है मौके पर उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है उन्नाव, और उसी का ही इधर सफ़ीपुर एक जाना माना कस्बा पड़ता है और उसी में ही युर्रम एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले हसन अंसारी उर्फ शंभू होते हैं। उनके परिवार में टोटल अब 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 भाई जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां होती है। लेकिन उन छोटा बेटा अब यही जिनसान हुसैन ही होता है। लेकिन जिनसान हुसैन का जो बचपना होता है बड़ा खूबसूरत तरीके से होता है, लेकिन जैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है उसी वक्त उसका जो सपना होता है एक इंजीनियर बनने का हो जाता है, जिसकी वजह से अपने आसपास इलाके में जाकर मौके पर इलेक्ट्रीशियन का अब उधर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जिसान को लगने लग जाता है कि यहाँ रहकर हमारा पढ़ाई ना हो पाएगा, तो अपनी बड़ी बहन जो होता है अब इधर खुद आलिशा के पास आता है और अपने जीजा वाले उसी दूसरे प्लाट में मौके पर अपना ठिकाना बना लेता है और वहीं से पास एक कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर जो होता है अपना पारिवारिक खर्चा चला बनाने के लिए इधर इलेक्ट्रीशियन कंपनी में अब नौकरी करने लग जाता है। यही ज़िंदगी का एक जरिया होता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है सारी जानकारी तो ले लेती है, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर जिसान का किसी से क्या दुश्मनी था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इरफान से ही जिसान के अपने कुछ हितकारियों का नंबर ले लेती है और साथ में जिसान का मोबाइल नंबर ले लेती है। और लेने के बाद इधर उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में जिसान के यार दोस्तों का साथ में खड़े 60 लोकेशन भी निकलवा लेती है। और तभी पता चलता है एक अनजान नंबर होता है जिसका लोकेशन जो होता है मौके पर कानपुर का तो होता है, लेकिन उस मोबाइल का जो सिम होता है वह तो महाराष्ट्र का होता है। और पुलिस की टीम जो होती है जब उस नंबर के बारे में और जांच पड़ताल कर लेती है तो पता चलता है कि वह जो नंबर होता है ठीक है उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना जिला पड़ता है और मऊ, और उसी का ही गोसी एक जाना माना कस्बा पड़ता है। वहीं का रहने वाला मोहम्मद उमर शाह होता है, जो अपने परिवार के साथ मौके पर इधर महाराष्ट्र के ही एक ठाणे जिला पड़ता है और उसी का नाला सोपारा जाना माना इलाका पड़ता है और अचल रोड पड़ता है। और ठीक उसी का ही MD नगर एक जाना माना शहर पड़ता है और उसी का ही एक किसराज स्कूल पड़ता है। उसी के बगल साई इनकलेब पड़ता है। उसी इनकलेब में ही कमरा नंबर 103 में अपने परिवार में खूबसूरत तरीके से रहने वाला होता है मोहम्मद उमर साद। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही उमर साद के बारे में और जानकारी निकालती है पता चलता है कि अरे यह तो उमर साद जो होता है जिसान के ही मोहल्ले का रहने वाला अब्बास की एक अपनी बेटी होती है रीनू के साथ जो होता है पारिवारिक रिश्ता बना हुआ। रीनू जो होती है मोहम्मद उमर साद की अपनी बेगम है। अब पुलिस की टीम जैसे ही इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी पाती है तो पता चल जाता कि आखिर मामला हो सकता है प्रेम संबंध से जुड़ा हो। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मोहम्मद उमर साद के मोबाइल नंबर का पूरा CDR और लोकेशन तय तरीके से निकाल लेती है और पता चल जाता घटना के वक्त जो होता है मोहम्मद उमर साद का जो मोबाइल का लोकेशन होता है वह तो ठीक कानपुर में दिखा रहा होता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब अब्बास के पास पहुँचती है और उनके ही दामाद मोहम्मद उमर साद के बारे में जब पूछताछ करती है तो कहने लग जाते हैं कि साहब हाँ, हमारा जो अपना दामाद होता है मोहम्मद उमर साद और इधर निशाद हुसैन के साथ काफ़ी सालों से एक करीबी रिश्ता बना हुआ है। लेकिन हाँ साहब, हमारा जो अपना दामाद है लगभग 6 महीनों से हमारे यहाँ ना है हुआ है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब्बास की बात सुनती है लेकिन यकीन नहीं करती है। आखिर पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं, लेकिन पुलिस की टीम समझ जाती है कि या तो अब्बास को पता नहीं होगा या तो अब्बास हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर अब इधर मोहम्मद उमर साद पे टिक जाता है। लेकिन वहीं उमर साद की अपनी जो बेगम होती है अब रीनू भी होती है। पुलिस की टीम रीनू के पास जाती है और पति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन रीनू भी अपने पति के बारे में कुछ बताने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। अब पुलिस का जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा मोहम्मद उमर साद पे टिक जाता। उमर साद की
तलाशी करने के बाद उसकी जो टीम होती है उसी वक्त कानपुर टीम की मदद लेती है और लेकर ठीक महाराष्ट्र के ठाणे शहर पहुंच जाती है। लेकिन जब इधर उमर साद के ठिकाने पहुंचती है, पता लगता है उसके कमरे पर ताला लटका हुआ है। अब पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसके मोबाइल नंबर के जरिए जो होता है उसकी तलाशी करना शुरू कर लेती है और लोकेशन के तहत अता पता भी कर लेती है। पता चलता है कि इस समय इसका जो लोकेशन होता है ठीक यहाँ के घंटा घर पर दिखा रहा। अब पुलिस की टीम जाकर उसको वहीं से कस्टडी में लेती है और लेकर अपने ही थाने अब कानपुर के उसी जाने माने अब इधर ग्वाल टोली में पहुंचती है। और लेकिन जैसे ही मोहम्मद उमर साद से पूछताछ करती है और निषाद हुसैन की हत्या के बारे में, तो बड़ी जल्दी टूट जाता है और अपनी पत्नी की बेवफाई को लेकर किए गए हत्या का जुर्म कबूल कर ले। लेकिन जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद उसकी जो टीम होती है पूरी तरह से सनसर रह जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर होता है अब मऊ, और ठीक उसी में ही एक घोसी जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे के रहने वाले होते हैं मोहम्मद जलील। उनके परिवार में उनकी अपनी बेगम भी होती है, लेकिन उनके टोटल अब 6 के 6 बेटे होते हैं। लेकिन उनका तीसरे नंबर का बेटा होता है मोहम्मद उमर साद। मोहम्मद उमर साद का जो बचपना होता है बड़ा ही लाडलापन होता है। लेकिन इधर मोहम्मद जलील जो होते हैं अपने परिवार की मजबूरी को देखते हुए ठीक घटना से कुछ दशक पहले वह महाराष्ट्र चले आते हैं। आने के बाद ठाणे के उसी जाने माने इलाके साई अपार्टमेंट में जाकर एक बढ़िया सा कुछ सालों के अंदर प्लाट ले लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर अपने तीनों बच्चों के पालन पोषण के लिए उधर मोहम्मद जलील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन समय के हिसाब से मोहम्मद उमर साद जो होता अपने पिता के ही ज़िंदगी संवारने के लिए लग जाता है। और ठीक वहीं पास एक साइकिल फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर मौके पर नौकरी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उमर साद की जो ज़िंदगी होती है अब तौ तरीके से चलने लग जाते हैं। लेकिन जिस फैक्ट्री में काम करता है उसी फैक्ट्री में उमर साद के साथ काम करने वाले उसके काफ़ी करीबी दोस्त होते हैं, जिसमें से उसका एक अपना करीबी दोस्त ठीक कानपुर का ही और उसी मकबरा मोहल्ले का रहने वाला होता है। और जैसे ही मकबरा मोहल्ले का रहने वाला उसी के द्वारा रिश्ते की जानकारी लगता है कि अब्बास की बेटी होती है रीनू, जो काफ़ी खूबसूरत होती है। तभी घटना से मात्र 7 साल पहले जो होता है कैसे न तैसे कर अब रीनू से इधर मोहम्मद उमर साद की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद अपने ही साथ मुंबई ले जाता है और तौ तरीके से रहता है। खूबसूरत तरीके से रीनू और मोहम्मद उमर साद की जो ज़िंदगी होता है बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते कई साल का वक्त बीत जाता है। इधर मोहम्मद उमर साद और साथ में रीनू टोटल 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं। और घर में बच्चे होने की वजह से पारिवारिक जो माहौल होता है बड़ी जल्दी बदल जाता है। और तभी घटना से मात्र अब कुछ साल पहले रीनू जो होती है अपने देवर अब मुन्ना को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने मायके चली जाती है। अब मुन्ना जो होता है अपने भाई के ससुराल में लगभग कई महीनों का वक्त गुजारता है और गुजारने के बाद सीधा का सीधा अपने ही भाई के पास मुंबई पहुंच जाता है। लेकिन एक दिन अपने भाई के साथ जैसे शाम के टाइम बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उसी समय उसकी जुबान पर एक ऐसी बात आ जाती है और वह बात अपने भाई मोहम्मद उमर साद के सामने दोहराते हुए कहने लग जाता है कि भाई हमें लग रहा भाभी की जो नीयत है वह ठीक नहीं है, क्योंकि भाभी को हम वहाँ रहकर काफ़ी चाल चलन के स्वभाव के देख पा रहे हैं कि उनका अपने ही इलाके के रहने वाले किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध है और इसकी जानकारी हमें किसी के द्वारा पता चला है। और तभी से भाभी का चाल स्वभाव जो था काफ़ी बदला हुआ दिख रहा है। और जैसे उमर साद अपने भाई के द्वारा इस चीज़ की खबर पाता है तो अपनी पत्नी की हुई कर पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि दिलो जान से अपनी पत्नी इधर रीनू को तो तरीके से चाहता था। वह नहीं कभी भी कल्पना कर सकता था कि हमारी पत्नी आगे ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन इसी बीच जो होता है मोहम्मद उमर साद अपनी पत्नी के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए मौके पर लग जाता है और इसी बीच काफ़ी कोशिश कर लेता है। और जब कोशिश कर लेता है तो उसके सामने वह सच्चाई निकल के नहीं आती कि जो मुन्ना ने उसके सामने पहले रखी हुई थी। इसीलिए अपनी कंपनी से कुछ महीनों का छुट्टी लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब मकबरा मोहल्ले में पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो अपनी पत्नी के साथ तो तरीके से रहना शुरू कर देता है। तभी उसी इलाके में रहते रहते इधर मोहम्मद उमर साद का काफ़ी लड़कों के साथ दोस्ती बन जाती है और उन्हीं लड़के के द्वारा पता चल जाता कि हाँ इसी मोहल्ले का रहने वाला अब जिसान के साथ जो होता है रीनू का काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध चल रहा। अब इस तरह की जानकारी लगने के बाद पूरी तरह से सनस रह जाता है। लेकिन उसी के सामने एक चौंकाने वाली बात और निकल के आ जाती है। पता चलता है कि रीनू और साथ में जिसान हुसैन के बीच हुए आपत्ति के स्थिति का एक वीडियो जो होता है, छोटा सा क्लिप जो होता है जिसान के पास पड़ा हुआ है।
यह बात जो होता है जैसे उमर साथ सुनता है उसी समय उसके जो पैर होते हैं थिरकता जाते हैं, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, लेकिन पूरी गहरे से सच्चाई जानने के लिए मौके पर लग जाता है और उसी दिन से ठान लेता है। और ठानने की वजह से कैसे ना तैसे कर कर अब जीशान हुसैन से दोस्ती बना लेता है और उसके साथ उठका बैठका बना लेता है। और तभी एक दिन कमरे पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद उसके मोबाइल के पास जाने की भरपूर कोशिश करता है, कैसे ना तैसे पहुँच जाता। मोबाइल जब कब्जे में लेता है पता चलता है उस पर काफ़ी तरह के लाख लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर जो होता है सच्चाई हमारे सामने तो ना पाएगी। काफ़ी बार कोशिश करता है लेकिन तब तक जो होता है मोहम्मद उमर साद की मौके पर छुट्टी ख़त्म हो जाती है। अब बेबसी के कारण जो होता है अपनी पत्नी से पूरी सच्चाई सामने ना लगा पाता है, क्योंकि हिम्मत उसकी हर बार जवाब दे जाती है कि अपनी पत्नी की नीयत पर कैसे शंक किया जाए। यही सब सोच साझ कर वह मौके पर मुंबई तो चला आता है, लेकिन जब आता है तो खुड़ कर जो होता अपनी पत्नी के पीठ पीछे का संबंध की हर रहस्य को सोचकर परेशान हो जाता। काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कोशिश करते करते कई महीने का वक्त बीत जाता है। और तभी इसी बीच मोहम्मद उमर साद अपने दिल को काफ़ी तौर तरीके से झकझोरता है। पत्थर रखते हुए अपने दिल की राज को गुलवाने के लिए खुद अपनी पत्नी अब इधर रीनू के पास कार कर लेता है और बेधड़क कहने लग जाता कि पूरी सच्चाई हमें बतलाओ कि आखिर तुम्हारे और जीशान के बीच कैसा रिश्ता है। और जैसे इस तरह की बात सुनते तो एक बार चौंक से जाती है। उसी बीच खुद रीनू समझ जाती कि हमारे पति के सामने सारा पोल आ चुका है। कहने लग जाती है कि रोते हुए अवस्था में कि आखिर हमारी भी एक अपनी मजबूरी, हमारे भी बच्चे, हमारे एक अपना प्यारा पति है उमर साद। हम नहीं सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा खेल खेला जाएगा। और उसी वक्त जो होता है उमर साद कहने लग जाता है कि रीनू पूरी सच्चाई हमें बतलाओ, आखिर तुम्हारे साथ यह कैसे हो रहा है, यह कारण क्या है। और रीनू उसी वक्त बात बतलाते हुए कहने लग जाती है कि जब मुन्ना के साथ 1 साल पहले जो होता है हम यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे तो उसी वक्त मुन्ना के शरीर में काफ़ी सारे बड़े बड़े दाने निकल आए थे और उसी दानों को लेकर हम भी परेशान हो जाते क्योंकि गर्मी का महीना होता है। लेकिन दाने को लेकर जब परेशान हो जाते इसकी खबर जाकर हमारे अब्बू अब्बास अली को लग जाता और अब्बास अली जब खबर पाते उसी समय हमसे कहने लग जाते कि एक बार जाकर अब जीशान हुसैन को दिखा दो, वह भी छोटा मोटा डॉक्टर भी है। अब जैसे ही अब्बू इस बात की खबर हमें देते हैं तो हम भी सोचने लग जाते कि रात बिरात का टाइम है, आखिर हम कहाँ जाएंगे। तो उसी वक्त जो होता है हम जीशान के पास फ़ोन कर देते हैं और जीशान जो होता फ़ोन को रिसीव करता है और अपना लैपटॉप लेकर हमारे पास पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो उसी वक्त जैसे ही मुन्ना को देखता शरीर को कहने लग जाता कि इस समय हमारे लैपटॉप में मौके पर नेटवर्क ना आ रहा है और नेटवर्क हमारे घर पर ही आएगा, आपको वहाँ आना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं समझ था कि आखिर हमारे साथ वहाँ क्या खेल होने वाला है। और लेकिन जैसे शाम का टाइम होता तो पता चलता है कि मुन्ना की तबीयत गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। होने की वजह से मुन्ना उसी समय जाने से इनकार कर जाता है। घर में अब्बू थे नहीं और हमें दवाई लाना काफ़ी अनिवार्य था, जिसकी वजह से हम दवाई लाने के लिए जीशान के कमरे पर पहुंच जाते हैं। चौथी मंजिल पर जैसे चढ़ने लग जाते हैं तो गर्मी का महीना होने की वजह से हमारा जो गला है अब जीने पर चढ़ते चढ़ते सूख जाता है। कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक पानी का बोतल रखा हुआ, लेकिन जैसे बोतल को उठाते हैं तो उसमें पानी होता नहीं है और सामने जीशान हुसैन होता। कहने लग जाता कि रुको हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। लेकिन जीशान नीचे जाता है, कुछ मिनट बाद बोतल लेकर पहुंचता है और उसी बोतल को हम तो पी लेते हैं। लेकिन चंद मिनट बाद हमें नींद आगोश में आ जाता है और इसके बाद जैसे मुड़ते हैं तो उस समय हमारे शरीर में कुल छलछले हो जाती हैं और कमरे पर पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त हमें यकीन हो जाता कि हमारे साथ बहुत गलत जीशान कर चुका है। लेकिन हम पारिवारिक दबाव और बच्चों को मुंह लगकर उस समय उमर साहब जो होता ना चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इधर जो होता है 2 दिन का वक्त बीत जाता है और जीशान समझ जाता कि आखिर जो मामला पूरी तरह से रीनू दबा चुकी है और हमारे घर पहुंचते हैं तो उस समय अब्बू तो होते नहीं हैं। और जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है जीशान हमारे सामने मुस्कुराते हुए अवस्था में कहने लग जाता है कि आखिर वह दिन बड़ा अच्छा था। और अपने ही पास रखा हुआ एक मोबाइल हमारे हाथों में रखता और एक वीडियो चालू कर देता। उसमें देखते हैं कि हमारा और साथ में जीशान का आपत्तिजनक एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ है और उसको देखकर हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त कहने लग जाता कि आज के बाद रीनू हमारे साथ तुम्हें वही करना होगा जो हमारी मंशा होगी। और उसी दिन से जो होता है उसी के दवा में आ जाते हैं और उसके मन मुताबिक जो होता है उसके हर ज़रूरतों को हमें पूरे करने की एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन हम नहीं चाहते यह मजबूरी आगे चलकर और भारी पड़े।
लेकिन जैसे ही इस तरह की बात जो होता अपनी पत्नी के द्वारा उमर साद सुनता है, उसी समय उसका माथा ठनक जाता है। वह उसी समय एक बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। वह समझ जाता है कि जब तक जो होता है निशांत इस दुनिया में रहेगा, तब तक हमारी पत्नी का मजबूरियों का फ़ायदा उठाता रहेगा, जब तक क्लिप हाथ में ना आ जाएगा। क्योंकि क्लिप के लिए जो होता है रीनू ने काफ़ी बार कोशिश करी, लेकिन वह कई बार कई क्लिप बनाकर अपने मोबाइल में रख चुका होता है और उसी क्लिप की वायरल करने की धमकी की एक बड़ी पेशी से रीनू के साथ बड़े तरीके से फ़ायदा उठा देता है। यही सब सोच समझ कर मोहम्मद उमर साद जो होता है उसी समय हमेशा के लिए जिसान को अपने रास्ते से हटाने के लिए फ़ैसला ले बैठता है और उसी फैसले के तहत अपने इलाके में जाता है। एक लोहे की राड जो होता है अपने बैग में रख लेता है और ठीक जो होता है 29 दिसंबर का ही दिन होता है। उसी दिन जो होता है अब कल्याण एक्सप्रेस पकड़ता है और ठीक 1 बजे के आसपास इधर कानपुर सेंट्रल पहुंच जाता है और बाहर निकलता है। निकलने के बाद वहां एक होटल में जाता है, मौके पर अपना ठिकाना बनाता है और पूरा दिन वहीं बैठकर प्लान के बारे में षड्यंत्र भरी एक कहानी सोचता है। लेकिन रात का जैसे ही अब 10 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो मोहम्मद उमर साद जो होता है अपने कमरे से पिट्ठू बैग लेकर अब बाहर निकलता है। देखता है मौके पर ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अपने घरों में छुपे बैठे हुए हैं, सभी लोग रजाई में होंगे। यही सब सोच साज कर उसी समय मोहम्मद उमर साद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक तरीका निकाल लेता है। उसी तरीके के तहत जो होता है सीधा का सीधा अब मकबरा महल में पहुँचता है और अपने ससुराल वालों को इस चीज़ की सूचना नहीं देता है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और चोरी छुपे रास्ते से मौके पर मकबरे की तरफ तो बढ़ता है, लेकिन देखता कि मकबरे के मोहल्ले के जो लोग पर अपने घरों में जिस कमरे में अब इधर निशाद हुसैन रह रहा होता है उसी कमरे में जाकर एकाएक जो होता है मोहम्मद उमर साद धमक जाता है। अब उसकी आने की इस कारण को जानने के लिए उत्साहवाद करने लग जाता है कि अरे भाईजान आप इतनी रात कैसे आ गए। और इधर उमर साद जो होता है अपनी नाटक भरी मुस्कान के सामने इधर बात छुपाते हुए कहने लग जाता है क्या करें, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, हमें जो होता है इधर अपनी बेगम के पास जाना था। ठंड की वजह से हम भी सोच लेते हैं कि हो सकता है हमारे ससुराल वाले रजाई में ठंड की वजह से दुखी पड़े हों। हम भी सोच लेते हैं चलो आज अपने दोस्त के पास थोड़ा बहुत सहारा लिया जाए, यही सोचकर तुम्हारे पास आए हैं। और निशांत जैसे ही यह बात सुनने के बाद कहने लग जाता कि तुम सही जगह पर आए हुए, बैठो हम पकवान बनाते हैं। अब कुछ ही मिनट लगते हैं, पकवान बनाकर इधर लाकर परोसता, तौ तरीके से दोनों बैठकर बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो होता है इधर निशाद हुसैन जो होता है मौके पर सोने की व्यवस्था बता देता है और दोनों मिलकर सोने का प्लान बना लेते हैं और दोनों जाकर चंद घंटे के अंदर रजाई में घुस जाते हैं। और चंद घंटे के अंदर जो होता है अब निशाद हुसैन को काफ़ी गहरी नींद आ जाती है और जैसे ही रात का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो मोहम्मद उमर साद जो होता है जब उठता है तो देखता है कि मौके पर पूरी तरह से निशाद नशे की आगोश में है और उस अवस्था को देखकर बैग के पास जाता, वहीं से रोहे की लाड लेता है और उसी से बेरहम तरीके से पीट कर निशाद हुसैन की हत्या कर देता है। और जब उसका मन ना भरता है तब वह दूसरी बार जो होता है उस राड को लेता है और लेने के बाद जो होता है उसी राड से प्राइवेट पार्ट और आँख और साथ में शरीर पर कई जगह बड़े बड़े तरीके से प्रहार करता है। और राड को लेने के बाद एक कील ठोकने की जैसे ही ठीक पेट में वही हस्र करता है और फिर सारा काम धाम करने के बाद उस राड को लेता है बैग में और लेकर तुरंत ही वहाँ से निकलने की जब कोशिश करता है तो निशाद का मोबाइल जाता अपने पास ले लेता है और लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है बाहर ताला लगाकर सीधा का सीधा कानपुर शहर पहुँच जाता और वहाँ से एक्सप्रेस पकड़ता है मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। और रास्ते में जो होता है राड और साथ में छुपाए हुए कपड़े और वह जो होता है मोबाइल तोड़कर रास्ते में एक झाड़ी में डंप कर देता है, वहाँ से मुंबई निकल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई मोहम्मद उमर साद के तरफ पुलिस की टीम जो होती है पूरी तरह से सनसराई जाती है। पुलिस की टीम मोहम्मद उमर साद को जो होता है ठीक 6 जनवरी को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते हैं। न्यायालय में मोहम्मद उमर साद के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें संजीव मिश्रा जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इधर कमलेश मंडल जी जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और साथ में बिमलेश यादव जो मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, और साथ में रिंकू सिंह
जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।